हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रुपिंग हब में। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस स्टडी का बिहार दरोगा का जो थर्ड एडिशन का बुक आया है उसको सेट को देख रहे थे और उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक सेट कर लिया था और सेकंड सेट का फर्स्ट पार्ट भी हो चुका था। आज जो है सेकंड सेट नंबर 2 सेकंड सेट का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 लाया गया है। पार्ट 1 में 1 से 50 क्वेश्चन तक का डिस्कशन करवा दिया गया था। आज है 51 से 100 क्वेश्चन तक का डिस्कशन। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए करते हैं वीडियो को शुरू। क्वेश्चन है 51 से, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र उदाहरण है, इनमें से कौन सा है जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा खेत। खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अगर बात किया जाए पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में तो देखते हैं, खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अगर बात किया जाए पारिस्थितिकी तंत्र का तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आर्थर टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र गढ़ा था। सन 1935 में, वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर टॉन्सले, ठीक है, आर्थर टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था। ठीक है, आर्थर टॉन्सले के द्वारा। अगर सिर्फ पारिस्थितिकी बोला जाता तो नाम याद रखना है, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी वर्ड प्रथम बार यूज किया था, सिर्फ पारिस्थितिकी। और वही अगर पारिस्थितिकी तंत्र रखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र का बात किया जाए तो ये है टॉन्सले। ऐसे याद रखेंगे, तंत्र जब बोलेगा तो हो जाएगा टॉन्सले। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि तंत्र से मतलब है टॉन्सले का। अगर सिर्फ पारिस्थितिकी बोले तो अर्नेस्ट हैकल का नाम याद रखना है। क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये है अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया? तो एजी टॉन्सले के द्वारा, आर्थर टॉन्सले के द्वारा 1935 में। आगे देखते हैं, समुदाय के जीवों की रचना, कार्य एवं उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहा जाता है। ठीक है, समुदाय के जीव की रचना, कार्य और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है जिसमें सजीव और सजीव एवं निर्जीव संगठक अंतर्निहित होते हैं। इसमें सजीवों एवं निर्जीवों के बीच अंतर संबंध बनाए रखने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं अंतर्निहित होती है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थ का संचय यानी कि इनपुट और आउटपुट होते रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र यह एक खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा का इनपुट और आउटपुट होते रहता है। अगर बात किया जाए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाएगा? तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक के बीच अंतर क्रिया होती है। जैविक और अजैविक घटक के बीच, अब देखेंगे जैविक घटक कौन है, अजैविक घटक कौन है। यह प्राकृतिक में स्वाभाविक रूप से घटित होती है। इसके कामकाज के लिए किसी मानवीय गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी मानवीय गतिविधि की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र किसे बोला जाएगा? तो वह जैविक और अजैविक घटक वाला एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें प्रौद्योगिक भी सम्मिलित होता है। ठीक है, यानी कि मानव की गतिविधियां भी सम्मिलित होगी, प्रौद्योगिकी भी सम्मिलित होता है, अर्थात मानव की गतिविधियां सम्मिलित होंगे। बात किया जाए पारिस्थितिकी तंत्र का तो एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, एक है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में स्थलीय होंगे और जलीय होंगे। अगर बात किया जाए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत स्थलीय में कौन कौन आएंगे? तो वन, यह एक प्रकार का प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, वन, और यह स्थलीय के अंतर्गत आता है। घास का मैदान और मरुस्थल, ये सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत स्थलीय तंत्र हैं। वही अगर बात किया जाए जलीय का तो अलवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र, अलवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र, और अलवणीय के अंतर्गत आते हैं तालाब, झील, नदी, ये सभी अलवणीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं। जलीय के अंतर्गत अलवणीय हो जाएंगे तालाब, झील, नदी। वही अगर बात किया जाए सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र का तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत महासागर और सागर आते हैं। वही अगर बात किया जाए संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र का तो संक्रमण यानी कि दोनों का संक्रमण यानी कि आलवन और लवन का आ जाएगा एस्चुअरी और लैगून। संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र में एस्चुअरी और लैगून आते हैं। अगर वही बात किया जाए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का
अगर बात किया जाए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का, तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत चिड़िया, एक्वेरियम, खेत, पोल्ट्री फार्म, ये सभी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के एग्जाम्पल हैं। चिड़िया, एक्वेरियम, खेत, पोल्ट्री फार्म, ये सभी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के एग्जाम्पल है। यहाँ पूछा गया था कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन होगा, तो खेत। ठीक है, एग्जाम्पल के अनुसार यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है, तो यह खेत हो जाएगा। वही प्राकृतिक में तालाब हो जाएगा, लवणीय के अंतर्गत, अलवणीय के अंतर्गत जलीय में घास का मैदान स्थलीय प्रकार का, और जंगल ये भी स्थलीय प्रकार का है। चलिए आगे देखते हैं। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG 17 घोषित किए गए हैं। सतत विकास या अस्थायी विकास की अवधारणा के प्रतिपादक है ब्रेटलैंड सतत विकास के प्रतिपादक है। नाम याद रखना है, ब्रेटलैंड सतत विकास के प्रतिपादक थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने शुरुआत किया, तो ऑस्ट्रेलिया ने। याद रखना है पॉइंट को। यूजिन ओडम के अनुसार प्राकृतिक की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। यूजिन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्राकृतिक की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन होता है। अगर बात किया जाए जीव की संख्या का पिरामिड का, तो जीव संख्या का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जीव संख्या का पिरामिड सीधा भी हो सकता है या उल्टा भी हो सकता है। कुछ इस प्रकार या इस प्रकार, ये हो जाएगा सीधा पिरामिड और यह हो जाएगा उल्टा पिरामिड। वन एवं घास स्थल के जीव भार का पिरामिड सीधा बनेगा। याद रखना है, वन एवं घास स्थल के जीव भार का पिरामिड सीधा बनेगा और तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार का पिरामिड उल्टा बनेगा। यह क्वेश्चन मेनली पूछ लिया जाता है, किसका पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड उल्टा होता है, तो वो है तालाब का। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड उल्टा होता है। संचित ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। संचित ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पे डिस्कशन थोड़ा सा लंबा है और काफ़ी अच्छा है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इससे क्वेश्चन भी, क्योंकि इसी से लगभग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? बात किया गया है तूतीकोरिन बंदरगाह का, तो देखेंगे हम बंदरगाह भारत में अन्य कितने हैं और तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ हैं। तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित एक बंदरगाह है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है। बंदरगाह का नाम VO चिदम्बरनार पोर्ट है। VO चिदम्बरनार पोर्ट है तूतीकोरिन बंदरगाह का। यहाँ से मुख्य रूप से खाद्य तेल, कोयला, नमक और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। इसका नया नाम जो है वो VO चिदम्बरनार पोर्ट है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। याद रखना है कहाँ स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में। लोकेशन पे ध्यान देना है, यह कहाँ स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु के पास। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का अगर बंदरगाह का बात किया जाए तो भारत में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। भारत में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। वो कौन कौन से, तो वो है, पहला है कांडला पोर्ट। इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी रखा गया है। कांडला पोर्ट, यह कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में। ध्यान देना है, कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है, तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नेक्स्ट है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है नाम कोलकाता बंदरगाह का। यह हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में। अगला है कोचीन बंदरगाह, वेम्बनाड क्याल मुहाने पर स्थित है। वेम्बनाड क्याले पर केरल राज्य में स्थित है कोचीन बंदरगाह। न्यू मंगलौर बंदरगाह का बात किया जाए तो यह मंगलुरु तट पर कर्नाटक में स्थित है। न्यू मंगलौर बंदरगाह मंगलुरु तट पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई बंदरगाह का बात किया जाए तो यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू या नन्हा सेवा बंदरगाह। नहवा सेवा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू या नहवा सेवा बंदरगाह, यह पनवेल नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए नहवा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का गठन किया गया था। यह नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में दो, एक याद रखना है, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह।
नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह, यह उड़ीसा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। अगला है मार्मोगोआ बंदरगाह। मार्मोगोआ बंदरगाह गोवा में स्थित है। याद रखना है इसी का आधा नाम गोवा, मार्मोगोआ। यह बंदरगाह गोवा में जुआरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, मार्मोगोआ गोवा में जुआरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। नेक्स्ट है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई में तमिलनाडु में। एन्नौर बंदरगाह, इसका नया नाम है के कामराज पोर्ट। एन्नौर बंदरगाह को के कामराज पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु में स्थित है। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम बंदरगाह। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एक था भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो मुंबई महाराष्ट्र में, और वही भारत का सबसे गहरा बंदरगाह का बात किया जाए तो यह आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में 2 मुंबई और जवाहरलाल नेहरू, तमिलनाडु में 2 चेन्नई और एन्नौर, नाम याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 53। फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक हैं सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन हो जाएगा ए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939, डेट याद रखना है, 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित हुआ। ठीक है, अखिल भारतीय सम्मेलन फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रथम बार 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को और महासचिव HV कामत को चुना गया था। नाम याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस इसके प्रथम अध्यक्ष और HV कामत इसके महासचिव बने थे फॉरवर्ड ब्लॉक के। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जर्मनी में की गई थी। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना की थी। 1 सितंबर 1942 को। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। 2 जुलाई 1943 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता या कम करता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी। अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देता है और अभिक्रिया की दर को घटा भी देता है। अगर बात किया जाए उत्प्रेरक का, तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त होने वाले उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का बात किया गया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद में चेंज होता है, उसके समय को कहा जाता है अभिक्रिया की दर। समय के साथ होने वाले परिवर्तन कहलाता है अभिक्रिया की दर। बात किया जाए अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो प्रथम है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक, वह पदार्थ जो स्वयं तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यानी कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है वो कहलाएगा धनात्मक। रासायनिक अभिक्रिया की गति को जो इंक्रीज करेगा वो कहलाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट। वही जो दर को घटाता है वो कहलाएगा ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी कि नेगेटिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में अभिकारक की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारक के सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा अभिक्रिया की दर उतनी तीव्र होगी। नेक्स्ट है ताप। ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ताप बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अगला है अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। अभिकारक को छोटे टुकड़ों में बांटने पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। बात किया गया है साइमन कमीशन का, तो साइमन कमीशन का विरोध 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन 1927 में गठन होता है, 28 में भारत आता है और
उसी समय भारत में इसका विरोध किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, तो क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सम्मिलित इसमें नहीं किया गया था, अतः साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की दिशा में है। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में की गई थी। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का नियुक्ति किया गया था। इस कमीशन की नियुक्ति भारत के राज्य सचिव बर्केनहेड के द्वारा की गई थी। याद रखना है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, तो भारत के राज्य सचिव बर्केनहेड। अगर बात किया जाए राज्य सचिव कौन होते थे, तो 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत बीओडी और सीओडी का समाप्त करके एक अलग पद बनाया गया था भारत का राज्य सचिव, और वही भारत के राज्य सचिव बर्केनहेड होते हैं जो 1927 में साइमन कमीशन का गठन करते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति भारत के राज्य सचिव बर्केनहेड के द्वारा की गई थी। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। टोटल याद रखना है 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में, और एक जगह और 7 सदस्य थे कहाँ, तो संविधान की प्रारूप समिति में टोटल सदस्य की संख्या कितनी थी, तो वो भी 7 था। साइमन कमीशन में भी सदस्य कितने थे, तो 7 थे। तो इस कमीशन में कुल 7 सदस्य सम्मिलित थे। इस 7 सदस्य में एक भी भारतीय सम्मिलित नहीं किया गया था। देखिए, इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि ये हमारा ही जांच करने के लिए गठन किया गया था, और इसमें हमारे लोग को ही सम्मिलित नहीं किया गया था, इसलिए भारतीयों ने इसका पूरा विरोध किया। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य में एक भी भारतीय सम्मिलित नहीं था, इसलिए भारतीयों द्वारा श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया। श्वेत कमीशन अर्थात गोरों का कमीशन, ब्रिटिश जो लोग होते थे गोरे होते थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन की भी संज्ञा दी गई थी। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। डेट याद रखना है, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का विरोध नहीं किया। याद रखना है किसने विरोध नहीं किया था, तो संपूर्ण क्रांतिकारियों के द्वारा इसका विरोध किया गया था अलग अलग जगहों पे। और कौन नहीं विरोध किए थे, तो वो थे मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का विरोध नहीं किया था। नेक्स्ट है, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस कमीशन का विरोध किया गया था। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुए लाठीचार्ज से चोटिल होने के कारण पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 को हो जाता है। ठीक है, साइमन कमीशन के ही विरोध में जब लाठीचार्ज होता है तो लाहौर में इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय, और उन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा जब लाठी बरसाई जाती है तो उस लाठी के चोट से इनकी मृत्यु हो जाती है। तब लाला लाजपत राय कहते हैं, लाला लाजपत राय के द्वारा यह कहा जाता है, इनका निधन उसी के फलस्वरूप 17 नवंबर 1928 को हो गया था। लाला लाजपत राय को चोटिल करने वाले अंग्रेज पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ता भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, 17 दिसंबर 1928 यानी कि एक महीने बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ता भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। डेट याद रखना है, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है इनके द्वारा लाठीचार्ज से, और जिसने लाठीचार्ज किया था सॉन्डर्स की हत्या उसके एक माह बाद 17 दिसंबर 1928 को हो जाती है। नेक्स्ट है, 1946 में नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था। बात किया गया है नौसैनिक विद्रोह, और यह हुआ था 1946 में। उसके नायक थे MS खान। MS खान थे 1946 के नौसैनिक विद्रोह के नायक। 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक MS खान था। रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई, जब बंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के नाविक ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के खिलाफ हड़ताल किया था। विद्रोहियों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन MS खान के नेतृत्व में किया गया था। MS खान के नेतृत्व में गठन किया गया था। इन सैनिकों ने BC दत्त की रिहाई की मांग की थी। इनका रिहाई का मांग किया गया था, तो BC दत्त। अब ये BC दत्त कौन थे? इन्होंने जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। BC दत्त ने जहाज पे यानी कि शिप पे अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और अन्य नारे जो अंग्रेज विरोधी थे, राष्ट्र के हित में थे, वो लिखे थे और उन्हीं के विरोध
इन्हीं के फलस्वरूप बीसी दत्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तब सैनिकों ने बीसी दत्त की रिहाई की मांग की थी। सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की सलाह पर नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। सरदार पटेल और अली जिन्ना के सलाह पर नौसैनिक ने आत्मसमर्पण कर दिया। विद्रोही ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। इस नौसैनिक विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए थे। यह सभी नारा लगाया गया था। इस नौसैनिक विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारा लगाए गए थे। नेक्स्ट है फरवरी 1946 में INA अधिकारी रशीद अली को सज़ा दी गई थी। फरवरी 1946 में इंडियन नेवल एकेडमी के अधिकारी रशीद अली को सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट है धात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण है? धात्विक खनिज उसे बोलेंगे जिससे हमें धातु की प्राप्ति होती है। तो सोना, चांदी और लोहा ये सभी धात्विक खनिज के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए, सोना, चांदी और लोहा धात्विक खनिज का उदाहरण है। धात्विक खनिज किसे बोला जाएगा? जिन खनिजों में धात्विक गुण पाए जाते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। अपनी कठोरता के कारण अधिकांश धातुओं का उपयोग कई कार्यों में किया जाता है। धात्विक खनिज के उपयोग के साथ ही मानव सभ्यता के युग का विकास हुआ था। ताम्र युग, लौह युग जैसे हम इतिहास में देखते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध तत्वों में सर्वाधिक उपयोगी तत्व धातु ही है। किसी देश की उन्नति एवं समृद्धि का अनुमान धातु की खपत के आधार पर भी लगाया जाता है। अगर बात किया जाए कौन से धातु होते हैं तो धातु के एग्जाम्पल हैं सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, प्लैटिनम, पोटेशियम, बेरिलियम, बेरियम, जिंक, कैल्शियम, निकेल, मैग्नीज, पारा, मोलिब्डेनम, यूरेनियम, लिथियम, बिस्मथ इत्यादि ये सभी धातु के एग्जाम्पल हैं। अगर बात किया जाए धातु के भौतिक गुण यानी कि देखकर हम धातुओं को कैसे अनुमान लगा सकते हैं तो धातु में एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक पाई जाती है। शुद्ध रूप से धातुएं चमकदार होती हैं। आघात वर्धनीयता यानी कि धातु को पीटकर पतले पत्थर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। आघात वर्धनीयता धातु को पीटकर पतले पत्थर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। कुछ क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती है। ठीक है, कठोरता का बात किया जाए तो धातुएं मेनली कठोर होती है। जैसे कुछ क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती है। मेनली धातु का प्रॉपर्टी होता है वो कठोर होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन है जैसे लिथियम का, सोडियम, पोटेशियम ये सभी मुलायम होता है। सोडियम इतना मुलायम होता है कि इसे चाकू के द्वारा भी काटा जा सकता है। नेक्स्ट है तन्यता। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, अर्थात धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। उष्मा चालकता का बात किया जाए तो धातुएं उष्मा की चालक होती हैं। धातु उष्मा के चालक होते हैं। विद्युत चालकता, सामान्यतः धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। ये सभी धातुओं के भौतिक गुण हैं। अगर बात किया जाए धातु के रासायनिक गुण का तो सभी धातु ऑक्सीजन के संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। जैसे कॉपर एक धातु है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कॉपर ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड का निर्माण करेगा। अगला है अधिकांश धातुएं ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। अधिकांश धातुएं ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ घुलकर क्षार भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है धातु के ऑक्साइड भास्मिक प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय या भास्मिक प्रकृति के होते हैं। जैसे कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। जैसे Na2 सोडियम का ऑक्साइड जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। सोडियम का ऑक्साइड जल में घुलकर यानी कि सोडियम ऑक्साइड जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। वही पोटेशियम का ऑक्साइड जल में घुलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। अगर बात किया जाए ऑक्सीजन के प्रति धातु की क्रियाशीलता, ऑक्सीजन के प्रति धातु की क्रियाशीलता सबसे अधिक जो होगा वो होगा सोडियम। उसके बाद मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर
अर्जेंटिनम और ऑरम। सबसे कम जो होगा वो होगा ऑरम और सबसे अधिक होगा नेट्रियम। ठीक है, याद रखना है ये सभी ऑक्सीजन के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता है। क्रियाशीलता यानी कि सबसे अधिक ऑक्सीजन से बॉन्ड कौन बनाएगा, तो सोडियम सबसे अधिक फास्टली रिएक्ट करेगा, वही ऑरम यानी कि सोना सबसे कम क्रियाशील होगा ऑक्सीजन के प्रति। अगर बात किया जाए जल के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता यानी कि H2O के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता का बात किया जाए तो सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील होगा जल के प्रति। उसके बाद मैग्नीशियम, जिंक, लोहा और कॉपर। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा और कॉपर यह है जल के प्रति। अगर बात किया जाए अम्ल के प्रति तो अम्ल के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता सर्वप्रथम सोडियम का होगा, उसके बाद मैग्नीशियम का, तब एल्युमिनियम का और उसके बाद जिंक का होगा। नेक्स्ट है अधातु का उदाहरण। अगर बात किया जाए ये सभी हम धातुओं के रासायनिक गुण देखें और उसके पूर्व भौतिक गुण भी देख चुके थे। अब देखते हैं अधातु किसे बोला जाएगा। तो अधातु के एग्जाम्पल का बात किया जाए तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, जेनॉन, हीलियम, रेडॉन ये सभी अधातु हैं। एकमात्र द्रव अधातु है वो है ब्रोमीन। ये सभी ठोस हैं, हालांकि एकमात्र ठोस और गैस हैं। एकमात्र अधातु जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है वह है ब्रोमीन। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एकमात्र द्रव अधातु कौन सा है, तो यह है ब्रोमीन। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, आयोडीन ये सभी ठोस धातु के उदाहरण हैं। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, आयोडीन ये सभी ठोस धातु के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला की खान, यह 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो याद रखना है खान से और मिनरल्स प्रोडक्शन और उसका जगह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान देना है। बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह है लौह अयस्क के लिए और यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लौह अयस्क के 2 प्रमुख हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। ठीक है, 2 लौह अयस्क जो भारत में मुख्य रूप से पाया जाता है वो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडार का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों से मिलता है। ठीक है, लगभग 95%। उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार पहाड़ी श्रृंखला में पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में कौन कौन सा जगह है, तो सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार पहाड़ी ये सभी उड़ीसा में स्थित जगह है जहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन होता है। अगला है गुरु महसानी, सुएलपात, बादाम पहाड़ी, किरुबुरु तथा बोनाई लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। नेक्स्ट है बेलाडीला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लौह अयस्क खनन है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। नेक्स्ट है बेलाडीला एक पर्वत श्रृंखला है जो बैल के ढील यानी कि कुबड़ की तरह दिखता है, इसलिए इसे बेलाडीला की संज्ञा दी गई है। दिल्ली तथा दुर्ग में राजहारा की खदानें देश को लौह अयस्क का महत्वपूर्ण खादान है। दिल्ली और दुर्ग में राजहारा की खदानें देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान है। महाराष्ट्र में बात किया जाए तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिला और तमिलनाडु राज्य का सेलम और नीलगिरी जिला लौह अयस्क खनन प्रदेश है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, रत्नागिरी, तेलंगाना में करीमनगर और वारंगल, तमिलनाडु में सेलम और नीलगिरी ये सभी लौह अयस्क के प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का एग्जाम्पल होगा, तो अगर बात किया जाए उष्णकटिबंधीय सदाबहार तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार उसे कहा जाएगा जहां वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक और टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। वर्षा जो हो 250 सेंटीमीटर से अधिक और टेम्परेचर 22 डिग्री से अधिक हो, तो इसमें कौन सा होगा, वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का एग्जाम्पल होगा। तो यह हो जाएगा महोगनी और रोजवुड। ऑप्शन हो जाएगा ए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है महोगनी और रोजवुड। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति किसे कहा जाएगा, ये वनस्पतियाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 22 सेल्सियस से अधिक औसत वर्षा तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है। सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, आर्किड, फर्न, अबानुस, बास,
ताड़, ये सभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, वह था सदाबहार, यह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। इन वनस्पतियों के विकास हेतु 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर बात किया जाए प्रमुख वनस्पति का तो साल, सागवान, शीशम, बेत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ, ये सभी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति का एग्जाम्पल है। साल, सागवान, शीशम, बेत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ। नेक्स्ट है बबूल, नागफनी, खेजड़ी आदि, ये सभी शुष्क काटिली वनस्पति के उदाहरण है। बबूल, नागफनी, खजूर, खेजड़ी, ये सभी कटीली वनस्पति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। नौका दौड़ यह किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है तो यह है केरल का। केरल का प्रसिद्ध खेल है। केरल के पुमनंदा झील में किया जाता है नौका दौड़ का आयोजन, और ट्रॉफी जो है वो है नेहरू ट्रॉफी। याद रखना है नौका दौड़ केरल राज्य का प्रसिद्ध खेल है। केरल में नौका दौड़ का सिलसिला चंपकुलम बलाम कल्ली अथवा नौका दौड़ के साथ आरंभ होता है। यह राज्य का सबसे लोकप्रिय नौका दौड़ है। केरल के आल्हापुझा जिला में पुनमदा बैकवाटर में आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ केरल के बैकवाटर्स का सबसे बड़ा उत्सव है। ठीक है, पुनमदा बैकवाटर में, और इसमें नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है। इन नौका दौड़ का आयोजन प्रतिवर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को किया जाता है। अगस्त माह के दूसरे शनिवार में किया जाता है। इस नौका दौड़ में चंदन बलम यानी कि स्नेक बोट और छोटी देसी नौकाओं की दौड़ और अनुष्ठानिक जल शोभा यात्रा निकाली जाती है। अरनमुला बालमकली या सर्प नौका दौड़ समारोह पार्थसारथी मंदिर द्वारा ओणम के मौसम में संचालित किया जाता है। ओणम के मौसम में पयप्पड़ नौका दौड़, ये सभी नौका दौड़ का एग्जाम्पल है। अरुणमुला बलमकली या सर्प नौका दौड़। अगला है पयप नौका दौड़, जो कि सर्प नौका दौड़ है, आल्हापुझा में आयोजित किया जाता है। आल्हापुझा में पयप नौका दौड़ और अरुणमुला बलमकली जो पार्थसारथी मंदिर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में जून जुलाई में पूर्ण चंद्र को उज्ज्वल पर्व मनाया जाता है। उगादि उत्सव नव वर्ष के रूप में तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोगों द्वारा मनाया जाता है। उगादि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक लोगों का नव वर्ष होता है। नेक्स्ट है नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा यह यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। परमाणु रिएक्टर का बात किया जाए तो यह दो प्रकार के होते हैं, एक है अनुसंधान रिएक्टर और अगला है ऊर्जा रिएक्टर। अगस्त 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे मुंबई द्वारा किया गया था। अगस्त 1956 में एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ट्रॉम्बे मुंबई द्वारा किया गया था। अप्सरा रिएक्टर का परिचालन 2009 में बंद कर दिया गया। प्रारंभ हुआ था 56 में, वही 2009 में इसे बंद कर दिया गया। भारत में 7 परमाणु संयंत्रों से 22 से अधिक रिएक्टर कार्यरत हैं। तारापुर नाभिकीय संयंत्र यह महाराष्ट्र में स्थित है और भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर है। भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र में है। रावतभाटा राजस्थान में स्थित है। कुडाकुलम तमिलनाडु में स्थित है। कैगा कर्नाटक में स्थित है। काकरापारा गुजरात में स्थित है। वही कलपक्कम का बात किया जाए तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कलपक्कम तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश में। देख लेते हैं एक बार पुनः। अगर बात किया जाए तारापुर तो यह महाराष्ट्र में है। रावतभाटा राजस्थान में है। कुडाकुलम तमिलनाडु में है। कैगा कर्नाटक में है। काकरापारा गुजरात में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है और नरौरा यूपी में है। ये सभी इम्पोर्टेंट है, ये वनडे एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है, तो इसे पूर्ण रूप से याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है तो यह बोध गया में स्थित है। बोध गया के महाबोधि मंदिर परिसर में, बोध गया के महाबोधि मंदिर परिसर में अनिमेष लोचन चैत्य स्थापित किया गया है। अनिमेष लोचन चैत्य बोध गया में स्थित है। यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर बोधि वृक्ष को एकटक देखते हुए बितलाया था। अनिमेष लोचन चैत्य महाबोधि मंदिर परिसर की सीमा के भीतर स्थित 7 पवित्र स्थानों में से एक है। अनिमेष लोचन चैत्य नाम का शाब्दिक अर्थ होता है खुली
आंखें। अनिमेष लोचन चैत्य नाम का शाब्दिक अर्थ होता है खुली आंखें। इसे ज्वेल वाक या विचरण पथ भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हरसाई बौद्ध स्तूप बेगूसराय बिहार में स्थित है। हरसाई बौद्ध स्तूप बेगूसराय बिहार में स्थित है। विश्व शांति स्तूप यह राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था। भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में की गई थी। 1904 में भारत में पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग कर चेन्नई में सीमेंट बनाने का असफल प्रयास किया गया। चेन्नई में 1904 में, और यह प्रयास असफल रहा। भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में की गई थी। ठीक है, सफल सीमेंट होगा तो 10 साल के बाद 1914 में पोरबंदर में सफल सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत की गई थी। सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 में जोसेफ स्पीडेन ने चिक्का और मिट्टी को जलाकर किया था। अगर बात किया जाए सीमेंट का आविष्कार का, तो सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 में जोसेफ स्पीडेन ने चिक्का और मिट्टी को जलाकर बनाया था। चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट, सिलिका की आवश्यकता सीमेंट उत्पादन के लिए होती है। अगर पूछा जाएगा सीमेंट का प्रमुख कंपोजिशन क्या है, घटक क्या है, तो चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट, सिलिका ये सभी सीमेंट के घटक होते हैं। राजस्थान में सीमेंट उत्पादक प्रमुख स्थान है सवाई माधोपुर, सिरोही, ब्यावर, मोरक, चित्तौड़गढ़, नागौर ये सभी राजस्थान का प्रमुख सीमेंट उत्पादक स्थान है। सवाई माधोपुर, सिरोही, ब्यावर, मोरक, चित्तौड़गढ़, नागौर। मध्य प्रदेश में प्रमुख सीमेंट उत्पादक स्थान है सतना, कटनी, जबलपुर, नीमच, मैहर, कैमूर, रतलाम, बानमोर इत्यादि। मध्य प्रदेश में प्रमुख है सतना, कटनी, जबलपुर, नीमच, मैहर, कैमूर, रतलाम, बानमोर ये सभी मध्य प्रदेश के प्रमुख सीमेंट उत्पादक जगह है। अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख सीमेंट उत्पादक स्थान है जामुल, दुर्ग, अकलातरा, मांढर, भाटपारा ये सभी छत्तीसगढ़ के सीमेंट उत्पादक जगह है। अगर बात किया जाए गुजरात का, जहां सर्वप्रथम सीमेंट उत्पादन फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1914 में, तो गुजरात में प्रथम सीमेंट सफल कारखाना स्थापित किया गया था। और सर्वप्रथम अगर बात किया जाए तो चेन्नई में। गुजरात का प्रमुख सीमेंट उत्पादक स्थान है द्वारका, पोरबंदर, बड़ोदरा, भावनगर और राणा बाव। द्वारका, पोरबंदर, बड़ोदरा, भावनगर और राणा बाव। चुर्क, डाल्ला, चुनार आदि सीमेंट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश में है। चुर्क, डाल्ला, चुनार ये सभी सीमेंट उत्पादन के लिए यूपी में फेमस है। अगर बात किया जाएगा बिहार का, तो बिहार में डालमिया नगर, बिहार का डालमिया नगर प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है गारो खासी जयंतिया एक भाग है किसका। गारो, खासी और जयंतिया एक भाग है प्रायद्वीपीय पठार का। ऑप्शन हो जाएगा बी। गारो खासी जयंतिया प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति भूखंड है। प्रायद्वीपीय पठार का बात किया जाए तो यह कुछ है अनियमित त्रिभुजाकार आकृति भूखंड है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला और दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में गिर पहाड़ी, दक्षिण में कौडबम पहाड़ी और उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग पठार तक है। ठीक है, बात किया जाए भारत का प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार का, तो उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ी, कुछ यहाँ पे अरावली पहाड़ी, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में गिर पहाड़ी, दक्षिण में कौडमम पहाड़ी और उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग पठार तक इसका विस्तार पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यह कई पठारों से मिलकर बना है, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा गया है। उत्तर पूर्वी पठारों में मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। मेघालय का पठार यह प्रायद्वीपीय पठार का ही पार्ट है। उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार यानी कि छोटा नागपुर की पठार का ही पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल, गारो गैप या मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। यह जो है छोटा नागपुर पठार है और यह जो है उत्तर पूर्वी का मेघालय का पठार है, और यह जो बटा हुआ है वो मालदा गैप या पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश में मालदा गैप या राजमहल गारो गैप के द्वारा अलग हुआ है। इस पठार में पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः गारो,
गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर पहाड़ी अव्यवस्थित है जो प्राचीन चट्टानों से बनी है। गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर पहाड़ी से बना है। गारो, खासी, जैंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। गारो, खासी, जैंतिया वहां की प्रमुख जनजातियां भी हैं। मेघालय पठार क्षेत्र में धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए शिलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया। गूगल के द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया था, तो इंटरनेट साथी भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए चलाया गया था गूगल के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए इंटरनेट साथी प्रोग्राम चलाया गया। ग्रामीण समुदाय में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए टाटा ट्रस्ट के सहयोग से गूगल के द्वारा 2015 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। 2015 में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 66। किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 48 घंटा में कितना चक्कर लगाएगा। 48 घंटा में कितना चक्कर लगाएगा। घंटा की सुई 48 घंटा में कितना चक्कर लगाएगा, तो 12 घंटा में एक चक्कर लगाएगा, तो 48 घंटा में हो जाएगा 48/12 यानी कि 4 चक्कर। ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 चक्कर लगाएगा 48 घंटे में घंटे की सुई। नेक्स्ट है, श्याम का स्थान दाएं और बाएं दोनों ओर से 8वां है। ये देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है और जितना ज़्यादा रीजनिंग और मैथ का संख्या बढ़ेगा उतना कट ऑफ ज़्यादा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, श्याम का स्थान दाएं और बाएं अर्थात लेफ्ट प्लस राइट दोनों ओर से लेफ्ट और राइट से भी देखा जाए तो दोनों ओर से 8वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 हो जाएगा, यानी कि 8 8 16 -1 15 जो रैंक हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, 15 नंबर था। पंक्ति में कुल विद्यार्थी की संख्या लेफ्ट प्लस राइट -1 15, 8वां पद क्योंकि कॉमन है, कुल विद्यार्थी हो जाएंगे 15। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 930 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। 930 रुपया विक्रय मूल्य दिया गया है, हानि दिया गया है 7%, क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा x - 930 गुने 100 बटे x - 930 गुने 100 बटा x, यानी कि 1000 रुपया हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए, 1000। 930 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000। ऑप्शन हो जाएगा ए। ऐसे बना सकते हैं 930 गुने, यानी कि 930 रुपये बेच रहे हैं, यानी कि 93 गुने 100 1000 बटा 93, तो यहाँ से आएगा एक, ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। 7% की हानि हो रहा है, यानी कि 7% की हानि यानी कि 93 रुपया। अगर 100 रुपया क्रय मूल्य है तो बेच रहे हैं 93 रुपया में। यहाँ पे बोला गया है 930 रुपये में बेच रहे हैं, 930 रुपये में बेच रहे हैं तो 930 बटा 93 गुने 100, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1000 रुपये। नेक्स्ट है, घनाभ आयत से संबंधित है। घनाभ का संबंध आयत से है, उसी तरह घन का संबंध हो जाएगा वर्ग से। घनाभ लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, उसी तरह घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होती है और वर्ग में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। नेक्स्ट है, 729 के पावर 1/3 और 156 की पावर 1/3 बराबर कितना होगा। अगर बात किया जाए 729 का तो 9 गुने 9 गुने 9 यानी कि 3, यानी कि 9 के पावर 3 इंटू 1/3, यानी कि ये हो जाएगा 9 गुने 156 का बात किया जाए तो यह हो जाएगा 25 का पावर 3 गुने 1/3, यानी कि ये कैंसिल होगा, यानी कि 25 गुने 9 अर्थात ऑप्शन जो हो जाएगा 225। ऑप्शन नंबर सी, 225 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दस्ताने का हाथ से संबंध है। दस्ताना जिस प्रकार से हाथ में पहना जाता है उसी तरह से मौजा पैर में पहना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, दस्ताने का संबंध हाथ से है उसी तरह मौजे का संबंध पैर से है। नेक्स्ट है, एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। उस बूढ़े व्यक्ति का राम से क्या संबंध होगा, तो वो हो जाएगा पिता का संबंध। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलन का क्रम में सजाना है। निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाएं। अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद फरवरी मार्च 1918 में हुआ था। अहमदाबाद फरवरी मार्च 1918। चंपारण सत्याग्रह का बात किया जाए तो यह 1917 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह का बात किया जाए तो यह मार्च से
जून 1918 में, मार्च से जून 1918 में हुआ खेड़ा सत्याग्रह। तो सही उत्तर हो जाएगा सर्वप्रथम 2, उसके बाद 1 और 3, 2, 1, 3, ऑप्शन हो जाएगा सी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में, फरवरी मार्च में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, मार्च से जून के बीच। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह 3 कट्ठिया प्रणाली, 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था, इसके विरोध किया गया था। इस प्रणाली के तहत अंग्रेजों द्वारा किसानों से प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि में से 3 कट्ठा भूमि पर जबरन नील की खेती कराई जाती थी। प्लेग बोनस के लिए अहमदाबाद मिल मजदूरों ने आंदोलन किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर यह मजदूरों से संबंधित आंदोलन था और प्लेग बोनस के लिए अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने आंदोलन किया था। इसे समर्थन देने हेतु गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल का प्रयोग किया। याद रखना है, प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग गांधी जी के द्वारा भारत में किस आंदोलन के दौरान किया गया था, तो वो था अहमदाबाद मिल मजदूर के समय। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा गुजरात के किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया आंदोलन था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के किसानों के द्वारा, अर्थात चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह किसानों से संबंधित था, वही अहमदाबाद मिल मजदूर ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता के ट्रेड यूनियन के यानी कि मिल मजदूरों से संबंधित था। नेक्स्ट है, कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10% में साधारण ब्याज 120 रुपया प्राप्त होता है। यानी कि हमारा ब्याज दिया गया है 120 रुपया, साधारण ब्याज मूलधन बतलाना है तो P इक्वल टू होता है SI इंटू 100/R/T। यानी कि SI दिया गया है 120 रुपया गुने 100/6 गुने 10, यानी कि कैंसिल करेंगे तो 200 रुपया, ऑप्शन हो जाएगा सी। मूलधन होगा वो हमारा होगा 200 रुपया। नेक्स्ट है 5/11 और 11/5 का योग क्या है, तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आएगा 146/55। 146/55 ऑप्शन हो जाएगा ए। किसी संख्या का 63% 315 है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो x का 63/100 बराबर 315, 63 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारा 500, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, शब्बीर ने 132 रुपये में एक खिलौना खरीद कर 15% लाभ पर बेच दिया। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? 132 रुपये में खरीदा, यानी कि 132 गुने 115/100 यानी कि 23/20 यानी कि 10 और 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 66 गुने 23/10 करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 151.80। 151.80, 66 गुने 23 करेंगे तो सही उत्तर आ जाएगा हमारा 151.80। नेक्स्ट है, एक जीप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकता है। यदि समान दूरी 5 घंटे में तय की जानी है तो जीप की गति क्या होगी? तो गति होगा 60 गुने 8, टोटल डिस्टेंस इतना है यानी कि 480 किलोमीटर, और इसे हमें दूरी तय करना है 5 घंटे में, तो स्पीड हो जाएगा 12/50 यानी कि 12/8 96 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन हो जाएगा डी 96 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10 है। दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10 है। यदि उनमें से एक भिन्न 8/9 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी कि x प्लस y का वैल्यू जो है 9/10 है, जिसमें एक का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि 9/10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 9/10 माइनस 8/9 को घटा देंगे तो सही उत्तर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1/90। 1/90, 9/10 माइनस 8/9, एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 90। 9 10 9 9 81 और माइनस 9 10 8 80 यानी कि 1/90 सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, 42 वृक्ष वाले एक बगीचे में 3/7 पेड़ नीम के हैं और शेष आम के हैं, तो आम के पेड़ की संख्या कितनी है? तो टोटल है 42 पेड़ और 3/7 नीम का है, तो आम का होगा वो होगा 4/7 और 7 छक 42 यानी कि 6 चौका 24 वृक्ष जो होगा वो हो जाएगा आम का, ऑप्शन हो जाएगा बी 6 चौका 24 वृक्ष। नेक्स्ट है, 10 आदमी एक दीवार 8 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि पेंटिंग के काम को 4 दिन में समाप्त करना है, यानी कि 10 व्यक्ति हैं 8 दिन में समाप्त करते हैं, पेंटिंग को 4 दिन में ही समाप्त करना है, तो 10 गुने 8 बराबर, तो पूछा गया है कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे, तो 10 आदमी थे, मान लिया जाए 1 आदमी हमें और लगाना पड़ेंगे और काम को समाप्त कर देना है 4 दिन में। M1D1 इंटू M2D2 फार्मूला यूज करना है, यानी कि 4 दूनी की 8 यानी कि 10 दूनी 20, 20 बराबर 10 प्लस x यानी कि x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10,
यहाँ पे 20 बराबर 10 प्लस x, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात है 4:1 और उनकी उम्र का गुणनफल है 196। तो 196 बटा 4 यानी कि 4 चौके 16, 4 9 36 49, यानी कि 7 चौक 28 49, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49, यानी कि x बराबर हो जाएगा 7 और 28:7 का रेशियो है। 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? तो 28 और 5 32 और 7 और 5 12, यानी कि 32:12। और इसे 2 छक्का 12, 16 दूनी 32, सॉरी 4 तिया 12 और 4 आठे 32, यानी कि लिख सकते हैं 11:4। 5 साल बाद उनकी उम्र 28 और 5 33 और 7 और 5 12, 33 12। तो ये हो जाएगा 33 12, यानी कि 11:4, 11:4। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 11:4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 11:4। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी भिन्न इनमें से कौन सा है? 14/5 को 0.357, 25/66 को तो 0.378, 29/77 इसका मान है 0.376, 8/21 इसका मान है 0.380। इसमें से सबसे बड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा 8/21, 8/21। अगर इसे ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो 5/14 और 25/66 को इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। 5/66 और 14/25 में कौन बड़ा होगा? तो मल्टीप्लाई करके जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार चारों में कंपैरिजन किया जा सकता है। यहाँ से डिवाइड करके भी लाया जा सकता है। सबसे बड़ा भिन्न जो होगा वो हो जाएगा 8/21। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है यदि स्ट्रीम लाइन STREAMLINE के दूसरे 5वें छठे और 10वें अक्षर को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? स्ट्रीम लाइन, इसका दूसरा 5वां छठा और 10वें अक्षर को लेकर बनाई जा सकने वाली शब्द है। कौन कौन से आगे शब्द हैं? दूसरा है टी, 5वां है ए, छठा है एम, 10वां है ई। ठीक है, तो ये इस शब्द का प्रयोग करके प्रथम जो वर्ड बनाया गया है मेट और मीट और टीम, 3 वर्ड बनाए गए हैं। इस शब्द में तृतीय स्थान पर टी तथा ए आता है, टी और ए आता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और टी। नेक्स्ट है यदि सांकेतिक भाषा में NOBEL को QIEQO लिखा जाता है तो YLJKS को किस रूप में लिखा जाएगा? नोबेल, E को L को Q लिखा गया है यानी कि 5 ऐड करके, तो S को 5 ऐड करेंगे, S, L को Q लिखा गया है। उसी प्रकार E को I लिखा जा रहा है, B को E लिखा जा रहा है, O को Q लिखा जा रहा है, N को O लिखा जा रहा है। तो Y का जो हम लिखेंगे वो हो जाएगा RIGHT, YLJKS को S को RSRIGHT लिखा जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 5, 5 के बाद है 10, 10 के बाद है 20, 20 के बाद है 40, 40 के बाद है 80, 80 के बाद हो जाएगा 160। 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्द का अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। बुआई, कटाई, सिंचाई, जुताई और निराई। तो सर्वप्रथम होगा खेत का जुताई, उसके बाद बुआई, उसके बाद बीज बोया जाएगा, उसके बाद जो है उसका सिंचाई किया जाएगा, बाद में उसके के साथ उगने वाले घासों का निराई किया जाएगा और जो सबसे लास्ट में होगा वो हो जाएगा कटाई। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 1 3 5 2। सर्वप्रथम खेत का जुताई किया जाता है, उसके बाद उसमें बीज को बोया जाता है, बाद में बीज बोने के बाद उसका पटवन यानी कि सिंचाई किया जाता है, उसके बाद उसमें उगने वाले खरपतवार का निराई होता है और बाद में फसल की कटाई की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एक्स उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है। एक्स उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, वह 205 डिग्री घूमता है। वह दक्षिणावर्त 205 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त बोला जाए तो एंटी क्लॉक, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 180। उसके बाद बोला गया है 205, 180 में 205 यानी कि 25 डिग्री और यानी कि ये कुछ हुआ
205 डिग्री घूमता है, उसके बाद पुनः 160 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब एक्स का मुख किस दिशा में है, तो यह हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। दक्षिणावर्त और वामावर्त 2 बार घूमने का बात किया गया है। दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 205, यानी कि क्लॉकवाइज में 205, एंटी क्लॉकवाइज में 160, यानी कि ओवरऑल जो होगा वो होगा 5, 10 में से 6 तो 4, यानी कि 45 डिग्री। 45 डिग्री उत्तर से अगर देखते हैं क्लॉकवाइज, उत्तर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व। देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज बोला गया है 205 घुमा और एंटी क्लॉकवाइज 160 घुमा, यानी कि ओवरऑल जो होगा वो हमारा होगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर बात किया गया था प्रथम इसका मुख जो था उत्तर दिशा की ओर था, तो उत्तर से 45 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो ये हमारा डायरेक्शन प्राप्त होता है उत्तर पूरब। ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तर पूरब। नेक्स्ट है ए बेटी है एच की। ए बेटी है एच की जिसका पति एक्स है। ए बेटी है एच की जिसका पति है एक्स, एक्स की केवल एक्स संतान है, एम विवाहित है ए से, एम का ए से क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा पति। ऑप्शन हो जाएगा डी। मान लीजिए कि अभय भास्कर से लंबा है, अभय भास्कर से लंबा है, अभय जो है वो है भास्कर से लंबा। चंद्र अभय से लंबा है, चंद्र अभय से लंबा है, ईश्वर चंद्र से लंबा है और धीरज सबसे लंबा है। यदि इन सब को लंबाई के अनुसार बैठाया जाता है तो मध्य स्थान में कौन होगा, तो मध्य स्थान में हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्र, मध्य स्थान हो जाएगा चंद्र का। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न के विकल्प में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। बात किया गया है 6 से है, 6 दूना 12 और 12 को लिखा गया है 21, 21 दूना 42, 42 को लिखा गया है 24, 24 दूनी 48, 48 को लिखा गया है 84 और 84 गुने 2 करेंगे तो 84 गुने 2 होता है 168, 168 को 861 लिखा गया है, 168 को 861 लिखा गया है। 861 गुने 2 करेंगे तो ये होगा 1722 और 1722 को 2271 लिखा गया है। 2271 गुने 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4542 और इसे 2454 के रूप में लिखा जाएगा, 2454। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2454। 2 से गुना करके अक्षरों को चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। तांबा, पुस्तक, तार। तांबा, पुस्तक, तार। तो पुस्तक का कोई भी रिलेशन तांबा, पुस्तक का रिलेशन कोई भी रिलेशन तांबा या तार से नहीं है, तो ये हो जाएगा पुस्तक। और तांबा का तार भी बनाया जाता है तो कुछ रिलेशन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी, तांबा, तार और ये हो जाएगा पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी। कुछ तार तांबे के बने होते हैं, पुस्तक इन दोनों से भिन्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। एक दर्पण एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति में प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही दर्पण प्रतिबिंब। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कागज को मोड़ा जाता है और काटा जाता है, इसमें इसका बोला गया है इमेज कौन सा होगा, तो यहाँ पे इसके अनुसार जो क्वेश्चन के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यहाँ पे इसका मिरर इमेज बनाने के लिए हम 4 बार इस कागज़ को खोलने का प्रयास करेंगे तो जो सही उत्तर आएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र है वो है 30 वर्ष। विधान परिषद या राज्यसभा के लिए न्यूनतम एज होता है वो है 30 साल। वही लोकसभा या विधानसभा के लिए एज होता है 25 वर्ष। वही अगर बात किया जाए 35 वर्ष तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष तथा पंचायत की चुनाव लड़ने के लिए एज होना चाहिए वो है 21 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम 30 वर्ष होने चाहिए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा की सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रमुख पदों हेतु न्यूनतम उम्र सीमा है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु 21 वर्ष है। वही राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल या उपराष्ट्रपति हेतु 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य हेतु 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य हेतु 30 वर्ष न्यूनतम उम्र है। नेक्स्ट है बृहत ट्रैंक मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का
किससे संबंधित है? ग्रैंड ट्रंक रोड यह सड़क परिवहन से संबंधित है। बृहद ट्रंक मार्ग सड़क परिवहन से संबंधित है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया। ठीक है, याद रखना है, शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था और बाद में लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क रोड है। वर्तमान में NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। इस सड़क मार्ग को सड़क ए आजम या शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस देश में स्थित है? WHO का मुख्यालय है जिनेवा और यह स्थित है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन हो जाएगा बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 7 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी संस्था है जो विश्व के सभी देशों के साथ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग तथा मानक विकसित करने का काम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भविष्य देना और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सदस्यों की संख्या है 194। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सदस्यों की संख्या है 194। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं टेड्रोस एधनोम। WHO विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व के प्रमुख संगठन एवं उसके मुख्यालय, बात किया जाए ADB का, तो इसका स्थापना 1966 में हुआ था। फिलीपींस मनीला में इसका मुख्यालय है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966 में, मुख्यालय है फिलीपींस मनीला में। अगर बात किया जाए एशियान का, तो एशियान का स्थापना 1967 में हुआ। इसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। एशियान का मुख्यालय है 1967 में, इसका स्थापना हुआ है, मुख्यालय है जकार्ता। नाटो का बात किया जाए तो 1949 में स्थापित संस्था है नाटो। हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। बात किया जाए सार्क का, तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में। विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसका स्थापना 1995 में गैट को ही नाम परिवर्तित करके WTO किया गया, इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। WTO का मुख्यालय और WHO का मुख्यालय, दोनों का मुख्यालय जिनेवा में ही स्थित है। आधुनिक राष्ट्रमंडल, जिसे कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या है 54, जिसका स्थापना 1949 में किया गया था और इसका मुख्यालय है लंदन UK में। आधुनिक राष्ट्रमंडल, इसका मुख्यालय है लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। नेक्स्ट है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अर्धचालक का अगर ताप को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। बात किया गया है अर्धचालक का, तो अर्धचालक किसे कहेंगे? तो चालक और अचालक के अतिरिक्त कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनका प्रतिरोध चालक एवं अचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता के बीच के क्रम में होता है, जिन्हें अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कहा जाता है। बात किया जाए अगर सेमीकंडक्टर का, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलेनियम कुछ महत्वपूर्ण अर्धचालक के उदाहरण हैं। इन पदार्थों के प्रति घन सेंटीमीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग 10 के पावर 13 होती है। प्रति घन सेंटीमीटर में अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10 के पावर 13, जबकि तांबे के 1 घन सेंटीमीटर में इसकी संख्या होती है 8.4 गुने 10 के पावर 22। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1 घन सेंटीमीटर में 8.4 गुने 10 के पावर 22। वही अगर बात किया जाए अर्धचालक में, तो 1 घन सेंटीमीटर में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके कारण करंट का फ्लो होता है वो है 10 के पावर 13। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहने के कारण अर्धचालक का प्रतिरोध 0.1 से 1 ओम तक के क्रम में होता है। अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है 0.1 से 1 ओम के क्रम में, एवं चालकों की 10 के पावर -8 ओम की क्रम की प्रतिरोध होती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे अर्धचालक होता है, वो एक प्रकार का नॉन कंडक्टर होता है।
यानी कि इंसुलेटर होता है। किसी चालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, किसी चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अगर चालक का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है। वही अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता तेजी से घटती है। अर्धचालक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगला है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि नैज अर्धचालक किसे बोलेंगे तो पूर्ण रूप से शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। पूर्ण रूप से शुद्ध अर्धचालक को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जर्मेनियम, सिलीनियम अपनी स्वाभाविक अवस्था में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के रूप में पाए जाते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। नैज अर्धचालक, नैज के जगह पे हम इंट्रिंसिक वर्ड यूज करेंगे। इंट्रिंसिक अर्धचालक की संरचना क्रिस्टलीय होती है, अतः एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं बचते हैं। यही कारण है साधारण ताप पर ये इंसुलेटर होते हैं। इस प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है तथा निम्न ताप यानी कि परम शून्य 0 केल्विन के निकट ताप पर ये पदार्थ विद्युत के कुचालक यानी कि इंसुलेटर की जैसा व्यवहार करते हैं। नैज अर्धचालक यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह सहसंयोजक बंधन टूटने के कारण होता है। नैज अर्धचालक यानी कि इंट्रिंसिक की चालकता बहुत कम होती है। अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि बाह्य अर्धचालक। तो अपद्रव्य यानी कि इम्प्यूरिटीज या अशुद्धि से मिश्रित या मादित डोप्ड अर्धचालकों को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोपिंग क्या है, तो प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ अशुद्धि मिलाना डोपिंग कहलाता है। तो अपद्रव्य या अशुद्धि से मिश्रित या मादित अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। कमरे के ताप या 300 डिग्री केल्विन पर किसी नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है, यानी कि इंट्रिंसिक का अर्धचालक का चालकता बहुत कम होता है। अतः ऐसे अर्धचालक का उपयोग कर किसी इलेक्ट्रिक युक्ति नहीं बनाया जा सकता है। अतः इसकी चालकता बढ़ाने के लिए थोड़ी सी अशुद्धि या अपद्रव्य यानी कि इम्प्यूरिटी मिलाने से 10⁷ शुद्ध अर्धचालकों के परमाणुओं में मात्र 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो ऐसे अर्धचालक को एक्सट्रिंसिक यानी कि बाह्य अर्धचालक या डोप्ड सेमीकंडक्टर कहा जाता है। शुद्ध अर्धचालक यानी कि शुद्ध अर्धचालक में क्रमशः 5 संयोजकता वाले या 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य परमाणु मिलाने से N टाइप तथा P टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त हो गए। अगर 5 संयोजकता वाले मिलाएंगे तो ये हमें बनेगा N टाइप। वही 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य परमाणु मिलाने से P टाइप का फॉर्मेशन होता है। पंच संयोजी अपद्रव्य परमाणु दाता यानी कि एटम डोनर होते हैं, वही त्रिसंयोजी एक्सेप्टर होते हैं। अगर ये हमारा कार्बन है, एक प्रकार का सुपर कार्बन जो एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जैसे अगर बात किया जाए सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये 4 बॉन्ड बनाएगा और इस प्रकार से यह जो होगा स्टेबल होगा। अगर इसमें हम एक एक्स्ट्रा यानी कि 5 एटम से डॉप्ड करा देंगे यानी कि पंच संयोजी अपद्रव्य परमाणु को मिला देंगे तो इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी जिसके कारण जो हमें N टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। वही अगर 3 त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं तो एक यहाँ पे एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो जाता है। एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो जाता है जिसके कारण यह परमाणु ग्राही कहे जाते हैं। त्रिसंयोजी से मिलाने पर परमाणु ग्राही कहे जाते हैं। वही पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाने से परमाणु दाता कहे जाते हैं, यानी कि डोनर और एक्सेप्टर का कंसेप्ट आता है। बाह्य अर्धचालक पर ताप का प्रभाव लगभग नगण्य होता है। बाह्य अर्धचालक पर ताप का प्रभाव लगभग नगण्य होता है। इसकी चालकता मूलतः अपमिश्रणी की मात्रा पर निर्भर करती है। बाह्य अर्धचालक की चालकता बहुत अधिक होती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, चालक की चालकता घटती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, वही चालक की चालकता घटती है। नेक्स्ट है ओडोमीटर। एक उपकरण है। ओडोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। ओडोमीटर जिसके द्वारा तय की गई वाहन द्वारा चली गई दूरी मापा जाता है। ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का बात किया जाए तो यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर, वही ओडोमीटर दूरी को मापने में आता है। ऑडियोफोन का बात किया जाए तो इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। ऑडियोफोन
का उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। बात किया जाए बैरोमीटर का, तो यह उपकरण वायु दाब मापने में काम आता है। एमीटर का यूज किया जाता है विद्युत धारा मापने में। हाइग्रोमीटर का बात किया जाए तो इससे वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। अगर बात किया जाए सिस्मोग्राफ का, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापने वाला उपकरण है। फेदोमीटर का बात किया जाए तो यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने में काम आता है। फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापा जाता है। रेन गेज, यह वर्षा मापने के काम में आने वाला उपकरण है। एक्टेनियोमीटर, इसकी सहायता से सूरज की किरणों की तीव्रता मापने में काम आता है। एक्टेनियोमीटर इसकी सहायता से सूरज की किरणें की तीव्रता मापने के काम आता है। नेक्स्ट है बल, एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एसआई का मात्रक वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। नेक्स्ट है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर आकर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर आकर मिलती है? तो यह मिलता है देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर मिलता है। अलकनंदा भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है। अलकनंदा और पिंडार नदी कर्णप्रयाग में, और अलकनंदा धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग, धौलीगंगा विष्णुप्रयाग, पिंडार कर्णप्रयाग और मंदाकिनी नंदप्रयाग। कुछ इस प्रकार से 5 प्रयाग हैं, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। 5 प्रयाग का अगर बात किया जाए तो 5 प्रयाग हैं, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। इस प्रकार से याद रखेंगे। ये है विष्णु प्रयाग, ऊपर से आती है भागीरथी और अलकनंदा नदी, ये है विष्णु प्रयाग। उसके बाद है कर्ण, रुद्र, देव। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव, ये 5 प्रयाग हैं। अगर बात किया जाए अलकनंदा और पिंडार का, तो कर्ण नदी कर्ण प्रयाग बनाता है, और वही अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम विष्णु प्रयाग, और अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्र प्रयाग, तथा अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम नंद प्रयाग का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन आज देखा, और 100 प्रश्न यहाँ पे होता है समाप्त। इस प्रकार से सेट नंबर 2 भी हमारा हो गया है समाप्त। चलिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके।